हेलो दोस्तों, मैथ साइंस 96 चैनल परिवार में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 की जो विज्ञान की न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर को मैंने पीएच स्केल तक बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब तक तो मैंने आपके लिए थ्योरी के रूप में पढ़ाया था, परंतु अब मैं पढ़ाने का तरीका और पैटर्न बदल रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में जो एग्जाम होती है ना उसका भी पैटर्न बदल चुका है। उसमें क्वेश्चन आपको छोटे छोटे आते हैं और वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन कमेंट करके बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अब आपको मैं चैप्टर को, जितने भी चैप्टर बचे हैं उन सभी चैप्टरों को क्वेश्चन के अनुरूप ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन लिख दूंगा आपके बोर्ड के एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का आंसर देखिए, उसकी एक्सप्लेनेशन करके मैं बताऊंगा। पर आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ये वीडियो अब यहां से आगे जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जितना भी कोर्स में कराऊंगा, वैसे तो कोर्स तो मैं पूरा ही कराने वाला हूँ। ठीक है ना। गणित और विज्ञान का कोर्स तो पूरा ही कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, परंतु जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक वीडियो में कराऊंगा तो उन सभी क्वेश्चनों को आप देखना। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चनों के आधार पर अब मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके लिए एक बेहतर कंटेंट होगा ये। ठीक है ना। आपके लिए क्या होगा, ये बेहतर कंटेंट होगा, आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसको भी अपने 2-3 पार्टों में पढ़ लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसके अंदर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जैसे पहले आया करते थे निबंधात्मक, जो एक ही क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत से बड़ा आया करता था। परंतु अब जो निबंधात्मक क्वेश्चन है तो आते हैं, परंतु उसे निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चनों को ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करें। वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले पीएच जो स्केल है उससे आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की पीएच परास कितनी होती है। परास का मतलब होता है रेंज। जो मानव का शरीर होता है उसकी भी कोई ना कोई रेंज होती है पीएच मान की। तो किसी ना किसी पीएच मान के बीच वो कार्य करता है। अब वो किसके बीच कार्य करता है, तो देखिए क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनेगा कि मानव शरीर की पीएच परास कितनी होती है, या फिर मानव का शरीर कितनी पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो आपको ये आंसर देना है दोनों में कि मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। आगे समझ में, मानव का जो शरीर होता है वो 7.0 से, किससे 7.0 मतलब 7 ही है, तो 7 से 7.8 8 के पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है ना। आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। क्वेश्चन आने लायक है बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो देखिए जब वर्षा का जो जल होता है, वर्षा होती है, वर्षा का जो जल होता है अगर उसका पीएच मान 5.6 से डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे समझ में, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जब अम्लीय वर्षा होती है तो हानियां होती हैं बहुत। क्या होती हैं, जो किसान की जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। और क्या हानि होती है भैया अम्लीय वर्षा से, तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी वजह से
वो वर्षा का जो पानी है वो यानी नदी नालों के तहत कहाँ पहुंच जाता है, नदियों में, तालाबों में, ठीक है ना, समुद्र में पहुंच जाता है। तो पानी तालाबों में, नदियों में जब जाता है तो उसमें क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो यानी नष्ट हो जाते हैं अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है ना। आगे समझ में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमारा उदर होता है, उदर का मतलब पेट, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। तो हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है? बहुत रोचक क्वेश्चन है कि जो हमारा पेट होता है, उदर होता है, वो कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है? तो हमारा जो उदर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। अब ये क्या कार्य करता है भैया पेट में? तो देखिए हमें भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के साथ साथ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है, और हमारे शरीर को हानि पहुंचाए बिना ये हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना। और भोजन को पचाने में सहायक होता है। आगे समझ में। अगर मान लीजिए हमारा उधर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करने लग जाए तब क्या होगा? तब भैया अपच की बीमारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अपच की बीमारी, खट्टी खट्टी डकार सी आने लगेंगी। तो उसका मेन कारण क्या होता है खट्टी डकार आने का? हमारा जो उदर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है। क्या इसका कोई उपाय है? जी हाँ, इसका उपाय है। तो अम्ल को कौन नष्ट कर सकता है? अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट कर सकता है भैया? क्षार ही नष्ट कर सकता है। कौन नष्ट कर सकता है? क्षार ही नष्ट कर सकता है। तो देखिए जब हमारे पेट में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है तो पेट में दर्द भी होने लगता है, जलन भी महसूस होती है। क्या महसूस होती है? जलन महसूस होती है। तो देखिए इसे दर्द से छुटकारा पाने के लिए, इसे दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड क्षारीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? एंटासिड क्षारीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्षार ही अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि एंटासिड क्षारीय पदार्थ कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? चलो आप नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का नाम आपने पढ़ा है, सुना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब कुछ पदार्थों के पीएच मान लिखाए थे। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जिसका पीएच मान 10 होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। और बता सकते हैं आप? नहीं, मैं बताता हूं। तो देखिए आपने बेकिंग सोडा का नाम सुना है, खाने का सोडा का नाम सुना है। तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तो वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है। वो भी कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो उसका भी प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेगा कि ऐसे क्षारीय पदार्थों के नाम बताइए जो एंटासिड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है किन्हीं दो एंटासिड क्षारीय पदार्थों के नाम बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इनको याद कर लेना। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है? हमारा जो उदर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपच की स्थिति में हमारा उदर कौन सा अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ही होगा, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से पढ़ना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब आप क्वेश्चनों के अनुरूप पढ़िए। जब आप क्वेश्चनों के अनुरूप पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन चैप्टर से छूटेगा नहीं। तो भैया बोर्ड की एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। जब बेल आइकन का बटन प्रेस करें तो ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? किन्हीं दो एंटासिड क्षारकों के नाम बताइए। जो अभी अभी मैंने बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन्हीं को आपको लिख देना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो एंटासिड क्षारकों के नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, याद कर लेना। दूसरा पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का दूसरा नाम है खाने का सोडा और इसी का तीसरा नाम है बेकिंग पाउडर। क्या है? बेकिंग सोडा या पाउडर, एक ही बात है। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग पाउडर और तीसरा नाम क्या है? खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये दोनों आपके एंटासिड हैं, एंटासिड क्षारकों के नाम है। आप बोर्ड के एग्जाम में लिख देना अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए। ठीक है ना। तो देखिए आपको एक बात बता देता हूं कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम वीडियो को पूरा नहीं देख करके केवल हम इन क्वेश्चनों का ही स्क्रीनशॉट ले लें स्किप कर करके। नहीं, ऐसा आप बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में समझाए कौन? इनको मैं आपको एक्स्ट्रा भी तो जानकारी देता हूं, तो वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय कब होता है? दंत क्षय क्या है? ठीक है ना। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे समझ में, इसका आंसर आगे समझ में, दंत क्षय कब होता है? यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब यानी जो दांत होते हैं, जो दांत होते हैं, उनका एक क्षरण चालू हो जाता है, वो यानी धीरे धीरे झरने लग जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, दांतों का एनेमल, जो दांतों पर जो ये चिकना चिकना तो जो सफेद सफेद कलर का जो ऊपर की जो परत है जो आपको नजर आती है, वो ही उसी को बोलते हैं एनेमल। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि दांतों का एनेमल, जिसको हम दंत वल्क भी बोलते हैं, किसका बना होता है? जो दांतों का एनेमल होता है वो किसका बना होता है? तो देखिए दांतों का जो एनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये आप हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है ना, कि दांतों का एनेमल किसका बना होता है? तो दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दांतों का एनेमल ही होता है। आगे समझ में, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांतों का एनेमल होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अभी अभी बताया था मैंने कि जो दांतों का इनेमल होता है, जिसे हम दंत वल्क कहते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो शरीर का सबसे बड़ा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है ना, बड़ा नहीं, सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे समझ में, तो देखिए दांतों का इनेमल जिसे हम क्या कहते हैं? दंत वल्क कहते हैं। ये जो दांतों का जो एनेमल होता है, दंत बल्क जिसको बोलते हैं, यही मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे देखिए, दंत मंजन टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम भोजन खाते हैं, ठीक है ना, भोजन करते हैं, तो हमारे दांतों में भोजन के कण छोटे छोटे रह जाते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका ये कंपोस्ट बनता है। जब उनका कंपोस्ट बनता है तो हमारे मुंह में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा मुंह अम्लीय होगा, हमारे मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होने लगेगा, तो दंत क्षरण हो जाएगा। तो देखिए दंत क्षरण से बचाव हेतु
टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी ब्रश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, टूथपेस्ट करनी चाहिए। टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति की होती है। टूथपेस्ट कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है, जो क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देता है और हमारा मुंह साफ हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह की सफाई करना अति आवश्यक होता है। ठीक है ना, टूथपेस्ट करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? टूथपेस्ट करनी चाहिए, जिससे हमारे मुंह में चिपके हुए भोजन के कण साफ हो जाए और हमारा मुंह का पीएच मान डाउन न हो। ठीक है ना, और हम दंत क्षरण से बच जाएं। आगे समझ में? अब तो आपको पता चल गया होगा कि दंत क्षरण के बचाव क्या है? टूथपेस्ट, मुंह की सफाई करना, टूथपेस्ट करना, ये दंत क्षरण के क्या है? उपाय हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, मेरा प्रत्येक शब्द कानों से ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है ना, तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। टूथपेस्ट जिसको हमें क्या कहते हैं? दंत मंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत मंजन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि दंत मंजन टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है ना, अगला देखिए, आगे मधुमक्खी वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, आपने देखा है कि मधुमक्खी कभी जब डंक मार देती है तो दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब ये दर्द एवं जलन का जब अनुभव होता है तो ये दर्द और जलन किसकी वजह से होता है? ऐसा मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हमको दर्द एवं जलन का महसूस होता है? ठीक है ना, तो देखिए आपको बता देता हूं कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमको डंक वाले स्थान पर, किस पर? डंक वाले स्थान पर दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH, ये होता है मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है, जिसकी वजह से दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इतना क्लियर? अब देखिए, मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो आपको दर्द एवं जलन का अनुभव हो रहा है। अब दर्द एवं जलन से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाए कि दर्द और जलन से हमको राहत मिल जाए, आराम मिल जाए? तो देखिए, इनके लिए दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। जो दुर्बल क्षारक होते हैं वो ऐसे अम्ल से अभिक्रिया करके विलयन यानी माध्यम को उदासीन कर देते हैं और हमारा जो दर्द जलन होती है वो यानी समाप्त हो जाती है। आगे समझ में? तो यही क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में किसके उपयोग से आराम मिलता है? तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का नाम आपने खूब सुना है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, आगे समझ में? आगे समझ में? इसका दूसरा नाम है खाने का सोडा, देसी नाम है खाने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 होता है। तो ऐसे क्षारकों का उपयोग करने से आराम मिल जाता है। क्लियर? यहां तक कंप्लीट होता है। बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और अभी से तो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अब यहां से आगे कुछ बड़े आ जाएंगे, तो वहां से भी आपके 100% जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ये जो अब चल रहा है वर्तमान में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है ना, आपको 100 अंक लाने ना, 100 अंक दिलाने का मैं सपना पूरा करूंगा। सिर्फ मेरे साथ मिलकर के पढ़ते रहिए। ठीक है ना, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बना करके तैयार करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है ना, इसलिए अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, एक बात बता देता हूं, अब मैं आपके लिए
क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बताऊंगा आगे, परंतु अब आपके कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, क्या है, कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, उनके बारे में बताऊंगा और आपको उनके स्रोत के बारे में भी बताऊंगा कि जो अम्ल है वो आपके कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन अभी बोर्ड के एग्जाम में आया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में भैया लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। 2024 में आया है ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे ही आपको अब मैं क्वेश्चन में बनाकर बता करके आपको यानी सारणी लिखा दूंगा, उस सारणी से आप याद कर लेना कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आगे समझ में। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बने रहना वीडियो में लास्ट तक, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एक बात बता देता हूं, जैसे मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जैसा कंटेंट मैं आपके लिए बना करके दे रहा हूं, आप यूट्यूब पर छान मारिए, अगर आपको ऐसा कंटेंट कहीं मिल जाए तो गारंटी है इसकी, ठीक है ना। इसलिए आपको बेहतर कंटेंट दे रहा हूं मैं बना करके, सबसे अलग कर रहा हूं मैं, क्योंकि थ्योरी में कुछ जो कमजोर बच्चे होते हैं, चलो इंटेलिजेंट बच्चे तो यानी क्वेश्चन थ्योरी से क्वेश्चन बना लेते हैं, परंतु जो कमजोर छात्र होते हैं वो नहीं बना पाते हैं और वो बड़ी से बड़ी थ्योरी को याद कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने ये कंटेंट बनाना स्वीकार किया है जो आपके लिए बेहतर रहेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो आपको 100 अंक दिलाने में आप इसकी अहम भूमिका रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल आपके सामने हैं, ठीक है। इधर की तरफ ये प्राकृतिक स्रोत है, जो अम्ल आपको इनसे प्राप्त होते हैं, इधर आपके अम्ल हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 9 प्राकृतिक स्रोत है, 9 आपके अम्ल हैं, तो इनको आप 9 पॉइंटों को याद कर लेना। अगर आपने ये 9 पॉइंट याद कर लिए तो आपका 1 नंबर पक्का, ठीक है ना। बोर्ड के एग्जाम में यहां से एक ना एक क्वेश्चन है प्रति वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए ये 9 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नजरअंदाज नहीं करना है, ये नहीं सोचा कि कल याद कर लेंगे, कल किसने देखा है, तुम तो आज याद करो, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्राकृतिक स्रोत यानी सिरका, ये सिरका है आपका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद कर लेना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। संतरा देखिए, संतरा में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, इसलिए आपके लिए आसान है याद करना, संतरा और नींबू, ठीक है ना। संतरा और नींबू दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, हो गया याद है। आगे देखिए इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर। टमाटर में देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऐसे बोल लो, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल ऐसे बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर। आगे देखिए खट्टा दूध, जिसको हम दही कहते हैं, यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था 2024 में। तो देखिए खट्टा दूध यानी दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए चींटी का डंक, नेटल का डंक और मधुमक्खी का डंक। जब चींटी चींटी जब खा जाती है तो उसके खाने से भी दर्द एवं जलन महसूस होती है। और नेटल का डंक, नेटल क्या है, ये एक शाकीय पौधा है, इसके बारे में मैं इससे अगला टॉपिक बताऊंगा, नेटल के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि नेटल क्या है, ठीक है ना। तो देखिए 3 है, मधुमक्खी का डंक, नेटल का डंक और चींटी का डंक। तो तीनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, इसलिए बहुत आसान है तीनों को याद करना, एक याद कर लो, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आपको ये पता चल गया कि मधुमक्खी में के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल ही चींटी के डंक में भी पाया जाता है और नेटल के डंक में भी पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। देखो तीनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। और संतरा और नींबू, इन दोनों में भी एक ही अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल। इसलिए इस प्रकार से आप याद कर लेना, ये तो आपको याद हो ही गए होंगे, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल। चींटी का डंक, नेटल का डंक और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल।
खट्टा दूध यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। बस कंप्लीट होते हैं आपके ये कुछ प्राकृतिक अम्ल, ठीक है ना। तो याद कर लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा नेटल के बारे में कुछ समझा देता हूं, ठीक है ना। वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटल ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब नेटल के पौधे के बारे में समझ लीजिए कि नेटल क्या है। नेटल एक शाकीय पौधा है। नेटल क्या है? यह एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। कहाँ पाया जाता है? जंगलों में। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर नेटल का पौधा पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। जो नेटल का जो पौधा होता है, इसके जो पत्ते होते हैं उनमें डंकनुमा क्या होते हैं? यह बाल होते हैं। अगर मान लीजिए गलती से वो आपसे छू जाए तो आपको दर्द एवं जलन का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि उस डंकनुमा बालों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो वो बाल, नेटल के जो बाल होते हैं वो मेथेनोइक अम्ल का स्राव करते हैं आपके शरीर के अंदर, ठीक है ना। उस मेथेनोइक अम्ल की वजह से ही दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नेटल एक शाकीय पादप है। आपको पता होना चाहिए कि नेटल क्या है। नेटल एक शाकीय पादप है। क्या है? शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। ज्यादातर पहाड़ी वाले इलाकों में ये उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। क्या होते हैं? इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। यदि ये गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? डंक जैसा, जैसे मानो कि किसी मधुमक्खी ने डंक मारा हो, ठीक है ना। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होती है। आगे समझ में? मेथेनोइक अम्ल स्राव होता है इन बालों से जिसकी वजह से दर्द एवं जलन होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, लिख दिया है यहाँ पर कि नेटल के डंक का पारंपरिक इलाज क्या है। पारंपरिक इलाज मतलब जो परंपरा के तहत चलता आ रहा है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जहां नेटल का डंक नेटल का डंक नहीं, नेटल का पादप उपजता है, उसी के पास में एक पौधा और उपजता है जिसका नाम है डॉक। क्या नाम है? डॉक। देख लीजिए ये रहा डॉक, ठीक है ना। एक डॉक एक पादप है। तो डॉक जो पादप होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, उस पत्ती को डंक वाली जगह पर रगड़ा जाए तो उस दर्द एवं जलन से राहत मिल जाती है। आगे समझ में? तो देखिए नेटल के डंक का पारंपरिक इलाज क्या है? यही पारंपरिक इलाज है। देखिए नेटल के डंक का इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये उसका पारंपरिक इलाज है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि डॉक पादप या पौधा कहाँ उपजता है तो ये इसका आंसर क्या होगा? नेटल के पौधे के आसपास ही ये पौधा उपजता है। आगे समझ में? ठीक है ना। तो ये कंप्लीट होता है आपका। अब देखिए इससे आगे के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको 100 अंक लाने का सपना अपना पूरा करना है तो भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऊपर वाली घंटी का बटन दबाना है, ठीक है ना। ऑल वाली घंटी दबानी है आपको। तो ऑल वाली घंटी का बटन दबाकर अपना नोटिफिकेशन चालू कीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, वैसे तो मैं डेली ही डालता हूं, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा और आप उस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान अर्जित कर लोगे जो आपको 100 अंक दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना।